इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, दो फंक्शंस जो कि इक्वल और आइडेंटिकल है, क्या है? तो इक्वल और आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या हो गया? दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम होने चाहिए और दोनों फंक्शंस के रेंज सेम होने चाहिए। अगर दो फंक्शंस दे रखे हैं, दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम है और दोनों फंक्शंस का रेंज सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। सीधे समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, टू फंक्शंस एफ एंड जी, टू फंक्शंस एफ एंड जी, दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक एफ है, एक दूसरा क्या है? जी। जैसे एफ ऑफ एक्स होता है वैसे ही जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेट टू बी इक्वल if अब इसका पहला पार्ट लिखिए, द डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, इफ फर्स्ट पार्ट, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी। समझ में आया? तो डोमेन भी सेम होना चाहिए और रेंज भी सेम होना चाहिए। समझ में आया? और एक चीज़ और है, f ऑफ x जो हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वो g ऑफ x के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है। फंक्शंस बराबर नहीं, दो फंक्शंस बोला है तो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। सेम है तो वो सेम ही फंक्शन हो जाएंगे। अलग अलग फंक्शंस, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू हम रखते हैं, उसको डोमेन कहते हैं। तो मान लीजिए 5 रखा, तो अगर यहाँ पर 5 रखा तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा? तो एक जो फंक्शन हमारा f है, उस फंक्शन में जब हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो जो निकल कर आता है, और यहाँ पर जब हम 5 रखेंगे और यहाँ जो निकल कर आएगा, वो दोनों सेम होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, f ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, कहने का मतलब कि फंक्शन का जो वैल्यू है, डोमेन जब हम x की वैल्यू डोमेन रखते हैं तो निकल कर आता है, यहाँ जो जी ऑफ एक्स निकल कर आता है वो बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, f ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी x, यहाँ लिख लीजिए, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू देयर बिलोंगिंग टू देयर डोमेन। अब इनके डोमेन ही तो रख सकते हैं यहाँ पर x, कुछ भी बन चाहे वो तो नहीं रख सकते। तो जो इनका डोमेन है वही इसके अंदर रखने से ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ऐसे फंक्शन बता सकते हैं क्या जो इक्वल और आइडेंटिकल हो? बोलिए, बता सकते हैं? मान लेते हैं f ऑफ x जो है वो है 1/x, क्या है? एंड g ऑफ x जो है वो है x/x स्क्वायर। f ऑफ x क्या है? 1/x एंड g ऑफ x क्या है? x/x स्क्वायर। तो ये क्या है? इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन है। क्या है? इसका जो डोमेन है इसका भी डोमेन वही होगा, इसका जो रेंज है इसका भी रेंज वही होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं? तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2/4, 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? कोई डाउट? नो डाउट्स? लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर फंक्शंस आइडेंटिकल हैं, क्या है, तो उनका जो ग्राफ होगा वो भी सेम होगा कि नहीं होगा? ग्राफ तो सेम ही होगा ना, क्योंकि पहले बोल रखा है कि डोमेन के बराबर होना चाहिए, रेंज के बराबर होना चाहिए, और
करस्पॉन्डिंग डोमेन के लिए दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ग्राफ अगर सेम है तो फंक्शंस क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, इफ द ग्राफ ऑफ टू फंक्शंस, इफ द ग्राफ ऑफ two functions are same, if the graph of two functions are same, then the two functions are identical, then the two functions are identical। वो functions क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बढ़िया। बताओ, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन f of x is equal to natural log of x square and g of x is equal to 2 natural log of x are identical। आर आइडेंटिकल। आप क्वेश्चन समझिए अच्छे से, क्या बोला है? फाइंड द डोमेन, क्या बोला है? फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स। आपको एक्स का डोमेन पता लगाना है कि इसके अंदर हम एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, फॉर विच द फंक्शन f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोल रहा है? फॉर विच द फंक्शन f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर एंड g of x इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ x आर आइडेंटिकल। ये दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। क्या होना चाहिए? अभी हमने पढ़ा था कि डोमेन सेम होना चाहिए। समझ में आया? अगर डोमेन सेम है, रेंज सेम है, तो क्या हो जाएंगे? और तीसरा वाला पॉइंट, हर एक करस्पॉन्डिंग डोमेन का f of x और g of x बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएंगे? फंक्शंस आइडेंटिकल हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स पर वो फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है, वो आइडेंटिकल बिहेव नहीं करेंगे। कुछ पॉइंट्स पर करेंगे, कुछ पॉइंट्स पर नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल, f of x ले लेते हैं, x क्या ले लिया, और g of x ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या ले लिया, ठीक है? अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझना है आप लोगों को। यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, बोले यहाँ पर 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। 0 तो आएगा ना डोमेन के अंदर, 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर 0 ले सकते हैं क्या? 0.0 नहीं ले सकते ना। तो यहाँ पर 0 हम ले ही नहीं सकते। तो 0 पे ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है। 0 पे ये दोनों फंक्शंस क्या हैं? आइडेंटिकल नहीं है। अगर x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं? तो यहाँ f of 2 कितना है? 2। g of 2 कितना है? 4/2 कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 हम ले सकते हैं। 2 पे वो क्या है? आइडेंटिकल है। लेकिन 0 पे आइडेंटिकल है क्या? नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है। अब आप सोच रहे हैं कि x और x को तो काट देंगे, कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कर सकते हैं ना। तो क्यों नहीं कट कर रहे? हम इस x और इस x को तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हम कभी भी किसी को ऐसे कट नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल हैं, 0 पे आइडेंटिकल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे ही आपसे कुछ क्वेश्चन में बोला है कि ये फंक्शन और ये फंक्शन किस डोमेन में आइडेंटिकल होंगे, वो डोमेन आप लोगों को बताना है। समझ में आया कि नहीं आया?
बेटाओ इसको, बंद कीजिए दरवाज़ा। कैसे होगा कुछ बता सकते हैं? बोले कुछ आ रहा दिमाग में? अरे थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा था? एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो यहाँ कर दे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एफ ऑफ एक्स क्या है वहाँ पर? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या है? 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यही तो है। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, पक्का, कोई डाउट इसमें? यहाँ पर क्या बोला? नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या बोला है? एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि नेचुरल लॉग बोले या फिर लॉग बोले, क्या बोल रहा है? नेचुरल लॉग बोल रहा है या फिर लॉग बोल रहा है। अब आप लोग सोच रहे हो कि नेचुरल लॉगरिथम तो हमने पढ़ा नहीं है, तो नेचुरल लॉग क्या है, लॉगरिथम क्या है? दिमाग तो ख़राब हो ही रहा होगा कि ये क्या नोटिंग चल रहा है, नेचुरल लॉग और लॉग आ गया। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है और लॉग एक्स लिखा हुआ है, क्या हुआ है? लॉग एक्स लिखा हुआ है। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का मतलब होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स कहने का मतलब लॉग ऑफ एक्स कह रहा है और बेस में क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। और जब लॉग ऑफ एक्स कह रहा है तो इसका मतलब होता है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10। यहाँ पर जब कुछ भी नहीं लिख रखा है, जब कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? बेस में 10 आ जाएगा। एक काम करेंगे, इस चैप्टर के बाद लॉगरिथम ही कर लेंगे, क्योंकि लॉग तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी हर चैप्टर में ही आएगा, समझा रहा? तो एक काम करेंगे, लॉगरिथम भी कर लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे, उसके बाद बाकी चैप्टर्स में करेंगे, क्योंकि ये बड़ा हर चैप्टर्स में ही आपको आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। और मेरे को पता है स्टूडेंट्स जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम आया वहाँ पर उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये क्या आ गया, होता है ना ऐसा? तो पहले लॉगरिथम, फिर हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे। क्लियर? तो नेचुरल लॉग कहने का मतलब हो गया वो लॉग ही है, सिर्फ बेस में क्या है? ई है। और लॉग एक्स कहने का मतलब बेस में कुछ भी नहीं दे रखा तो 10 है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस ई, यही तो हुआ। अगर यहाँ पर बोल रहा है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर यही तो हो जाएगा ना, पक्का? और हमने पढ़ा था कि लॉग अगर ऐसा है तो ये जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बेस तो 0 से बड़ा है। कैसे पता? क्योंकि ई जो है वो ई रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? ई जो है वो क्या है? ई रैशनल नंबर है। ई की वैल्यू 2.7 से बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? और 2.8 से छोटी होती है। ई जो है, ई क्या है? इसको यूलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। समझ में आया? तो ई जो है, ई क्या है? एक ई रैशनल नंबर है। क्या है? जिसकी वैल्यू 2.7 से बड़ी होती है और 2.8 से छोटी। इसका मतलब 2.715 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है? अब वो वैल्यू एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 2.7 से बड़ा और 2.8 से छोटा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो बेस है वो तो 1 से बड़ा ही है। 2.7 से जो बड़ा होगा, 2.8 से छोटा होगा, वो तो 1 से बड़ा ही होगा, और 1 नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात, 2.7 से जो बड़ा होगा वो 1 हो ही नहीं सकता। तो इसका तो मामला सेट है, यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा कि ये जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, इतना हमें पता है। 0 से बड़ा होने का मतलब नेगेटिव भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव भी नहीं हो सकता। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं? ले सकते हैं। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। यहाँ पर x की वैल्यू हम नेगेटिव ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? यहाँ पर नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो क्या यहाँ पर ले सकते हैं? क्या यहाँ पर लिया तो यहाँ पर भी तो लेना पड़ेगा ना। हमने पढ़ा था अभी कि अगर यहाँ पर 0 ले रहे थे तो यहाँ पर भी 0 ले सकते थे। अगर नहीं ले पाते तो 0 डोमेन में ले ही नहीं सकते। वही पॉइंट्स ले सकते हैं जहाँ पर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर होगा।
समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर अगर निगेटिव वैल्यू लिया, यहाँ निगेटिव लिया, तो ये तो चल जाएगा, ये तो अनडिफाइंड आ जाएगा ना। लॉगरिथम ऑफ निगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निगेटिव नहीं ले सकते, इसका मतलब यहाँ पर भी हम निगेटिव नहीं लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या ले सकते हैं? जीरो ले सकते हैं क्या? जीरो नहीं ले सकते, हमें पता है जीरो भी नहीं होना चाहिए। अब जीरो से कोई बड़ा वैल्यू लीजिए, तो यहाँ पर हम जीरो से बड़ा वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर 2 ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी 2 ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन लोगों का डोमेन क्या हो जाएगा? जीरो नहीं ले सकते, जीरो से बड़ा वैल्यू ले सकते हैं और इन्फिनिटी ले सकते हैं। समझ में आया? जीरो नहीं ले सकते तो ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल में होता ही है। तो ये हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? या डोमेन कहने का मतलब एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही होनी चाहिए, तभी ये दोनों फंक्शंस बराबर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अगर ये नहीं है, निगेटिव हुआ, तो ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि इसका डोमेन कुछ और हो जाएगा, इसका डोमेन कुछ और हो जाएगा। पक्का? चलिए नोट कीजिए फिर। अब कुछ फंक्शंस मैं दूंगा आप लोगों को, आप लोगों को बताना है वो फंक्शंस आइडेंटिकल हैं कि नहीं है। समझ में आया? तो जैसे एक हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, और यहाँ पर हो गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। होगा? हाँ, लेकिन उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। साइन एक्स को हम कोसेक एक्स लिख सकते हैं, कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, उसका भी टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। कब? जब ये 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो हम लिख सकते हैं ना ऊपर। या फिर ऐसे लिख रखा है 2 अपॉन 0, तो क्या 0 अपॉन 2 लिख देंगे? क्या नहीं लिख सकते ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। कॉमन सेंस वहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है? मैथ्स में हर एक लाइन जब लिखते हैं तो उसमें लॉजिक होता है। समझ में आ रहा? अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे थे ना कि साइन एक्स को 1 अपॉन कोसेक एक्स लिख सकते हैं, लेकिन गलत है। क्या है वो? आधा अधूरा नॉलेज है। आधा अधूरा नॉलेज क्या होता है? बहुत रिस्की होती है। तो कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स तभी हम लिख सकते हैं जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 0 कब हो सकता है बताइए? साइन एक्स की वैल्यू 0 कब हो सकती है? 0 डिग्री पे। और हमें पता है कि साइन 0 कितना होता है? साइन 0 डिग्री कितनी होती है? 0। तो 0 में 180 ऐड कीजिए। जैसे आपसे बोला साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, तो साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा? फिर इसमें 180 ऐड कीजिए, साइन 360 कितना हो जाएगा? फिर इसमें 180 ऐड कीजिए, साइन कितना हो जाएगा? 450, 540 कितना हो जाएगा? 180 ऐड करते चले जाइए, तो क्या हो जाएगा? 0 ही आता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं 0 पाई। क्या कहते हैं? ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, सॉरी 360 के बाद 540 आ गया ना? हाँ सही है। इसके बाद कितना आ जाएगा? 720। तो क्या आ जाएगा? 4 पाई। तो ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, 0 1 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इसका मतलब कहाँ तक जाएगा? n पाई। क्या हो जाएगा? n पाई। जब भी n पाई होगा और n की वैल्यू कुछ भी आप रखिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा 0 ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हम लिख दें। अब ध्यान से देखिए, कोसेक 0 कितना होता है? कोसेक 0, हाँ टेबल याद करिए भाई, टेबल अच्छे से याद कीजिए। कोसेक 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? अनडिफाइंड इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया? कोसेक 0 क्या होता है?
और इन्फिनिटी तो आना ही नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? n पाई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कोई भी वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ n पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये n पाई हुआ क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। कोसेक 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। कोसेक पाई इन्फिनिटी, कोसेक 2 पाई इन्फिनिटी, कोसेक 3 पाई वो इन्फिनिटी आता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? तो ये इसका भी n पाई नहीं होना चाहिए और इसका भी n पाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g ऑफ x। बराबर है कि नहीं है? लेकिन कब कंडीशन बराबर है? x डजेंट इक्वल टू n पाई। x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो n पाई नहीं होनी चाहिए। ये तभी डोमेन और दोनों का डोमेन बराबर होगा जब x n पाई नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर n पाई हम हटा देते, क्या करते हैं? n पाई हम हटा देते हैं तो x की जगह कोई और वैल्यू लीजिए। अब देखिए यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कोई एंगल ही तो लेंगे ना। तो क्या लेना चाहते हैं? जैसे 30 डिग्री मान लीजिए। क्या मानते हैं? 30 डिग्री। तो यहाँ पर g ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/sin 30 डिग्री। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोसेक 30 डिग्री। तो क्या कोसेक 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री के बराबर है? कोसेक 30 कितना होता है? 2। और ये कितना हो? sin 30 कितना होता है? 1/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो है कि नहीं है बराबर? बिल्कुल बराबर है। मतलब यहाँ पर हम x के जगह पर अगर n पाई नहीं रखते हैं, x के जगह पर n पाई नहीं रखते हैं, बाकी x के जगह पर कोई भी वैल्यू रखिए, आप कोई भी एंगल रखिए, तो जो इसका निकल कर आएगा रेंज, इसका जो रेंज निकल कर आएगा ये 2 और इसका रेंज जो निकल कर आएगा 2, वो सेम होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब डोमेन बराबर है और रेंज भी बराबर दोनों का। बस ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो क्या है? ये दोनों क्या है? सेम है, डोमेन सेम है और रेंज क्या है? सेम है। इसका मतलब ये क्या है? आइडेंटिकल फंक्शन है। बस ये कंडीशन होना चाहिए, x डजंट इक्वल टू n पाई, हेंस दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। ये क्या है? आइडेंटिकल फंक्शन है। क्लियर? तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग डोमेन ऑफ f ऑफ x इज डोमेन ऑफ g ऑफ x, x डजंट इक्वल टू n पाई। यहाँ पर लिख लीजिए रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू रेंज ऑफ g ऑफ x, हेंस f ऑफ x एंड g ऑफ x आर आइडेंटिकल फंक्शंस। क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल फंक्शंस। f ऑफ x इज इक्वल टू tan x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू cot x। ये आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं है? है? कंडीशन में क्या? नहीं है, आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। यहाँ पर हम f ऑफ 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? tan 0, tan 0 कितना होता है? 0। अब यहाँ पर भी 0 देखते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? 0 ले सकते हैं क्या? 1/cot 0, और cot 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर तो इन्फिनिटी होना ही नहीं चाहिए। तो क्या हो गया? यहाँ पर लिख देंगे 0 इज इन डोमेन ऑफ f ऑफ x बट नॉट इन द डोमेन ऑफ g ऑफ x। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 भी नहीं होना चाहिए और इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए। अभी हम कर रहे थे ना इसके पहले, तो न्यूमरेटर में ही इन्फिनिटी आ जा रहा था, तो इन्फिनिटी तो नहीं लेना था। इन्फिनिटी लेना था क्या? नहीं लेना था। तो 0 नहीं लेना। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और इन्फिनिटी कहीं भी नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। ये ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है?
जीरो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, चाहे वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ जीरो हम लेंगे तो न्यूमरेटर में जीरो आ रहा है और जीरो हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना जीरो, तो यहाँ ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब वो हम ले नहीं सकते, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जीरो इसके डोमेन में है और जीरो इसके डोमेन में नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? हेंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर नॉट आइडेंटिकल। क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल नहीं होंगे। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। वहाँ पर क्या था, इसके पहले जो आप कन्फ्यूज हो रहे हैं ना, इसके पहले वाले में, तो इसके पहले वाले में एन पाई पहले वाले फंक्शन में भी नहीं होना चाहिए और एन पाई दूसरे वाले फंक्शन में भी नहीं था, दोनों में ही नहीं था एन पाई। समझ में आया कि नहीं आया? एन पाई जब ले रहे थे तो पहले वाले में भी क्या आ रहा था? इन्फिनिटी, और दूसरे वाले में भी इन्फिनिटी आ रहा था। तो पहले वाले में भी नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है। बाकी सारे वैल्यूज जो उसमें थे इसमें भी थे, लेकिन इसमें क्या है? इसमें हम इस यहाँ जीरो ले सकते हैं, यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नोट कीजिए। क्लियर? क्या 30 डिग्री आएगा? 30 डिग्री है यहीं पर, कह रहे हैं ना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो डोमेन में है, लेकिन सारे वैल्यूज डोमेन में होने चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कुछ पॉइंट डोमेन में हो, कुछ पॉइंट डोमेन में ना हो, सारे पॉइंट्स के लिए बराबर होने चाहिए। समझ में आया? अगर मान लीजिए इसमें कह देता x डजेंट इक्वल टू जीरो, x जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाता? फिर वो हो जाता आइडेंटिकल। लेकिन अभी कुछ भी नहीं बोला तो ये क्या है? आइडेंटिकल नहीं है। सारे पॉइंट सेम होने चाहिए, एक भी पॉइंट उधर हुआ तो आइडेंटिकल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e टू द पावर x। क्या है? नेचुरल लॉग। ई कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, e टू द पावर x, और g ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। ये दे रखा है, एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर x, g ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। ये दे रखा है। अब ये फंक्शन आइडेंटिकल है कि नहीं है, ये बताना है। देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ x टू द पावर a लिखा हुआ है। क्या हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है? सामने आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a नेचुरल लॉग ऑफ x। क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ऐसा है तो हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर x बोला है, तो x तो सामने आकर मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये वाला x तो यहाँ आकर नहीं मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला x थोड़ी यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा। इसके इस x का अगर कुछ पावर होता तो वो यहाँ आ जाता। कहाँ आता? जैसे ये नेचुरल लॉग ऑफ x टू द पावर a है, तो ये कहाँ पर आ गया? a, नेचुरल लॉग के सामने। तो यहाँ पर अगर x का पावर कुछ होता तो नेचुरल लॉग के सामने आ जाता। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और हमें पता है जब भी ऐसा होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x दे रखा है, तो ये जो x है इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये x क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू, जीरो से बड़ा होना चाहिए। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला? नेचुरल लॉग ऑफ x, तो यहाँ पर x क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब कि यहाँ पर x की जो हम वैल्यू रख सकते हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? जीरो नहीं रख सकते हैं और निगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब मेरे को बताइए, यहाँ पर हम रख सकते हैं कि नहीं? x की वैल्यू रख सकते हैं निगेटिव। यहाँ पर निगेटिव रख सकते हैं क्या? वो तो जीरो सामने आ जाएगा ना। यहाँ पर -5 रखते तो -5 तो सामने आ गया। नेचुरल लॉ के सामने तो निगेटिव नंबर आए नहीं, सिर्फ नेचुरल लॉ के साथ जो लगा हुआ है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोला जा रहा है?
यहाँ पर नेचुरल लॉग के साथ जो लगा हुआ है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर हम निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, जीरो भी नहीं ले सकते, जीरो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ ले रहे हैं, नेचुरल लॉग के सामने जो लगा हुआ है वो तो पॉजिटिव ही है, ये x तो सामने आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? कोई डाउट? अगर हम x को सामने नहीं भेजते हैं, e की वैल्यू क्या होती है 2.7 पॉइंट समथिंग, 2.7 समथिंग होता है। तो अगर यहाँ पर 2.7 रखते हैं, अब x की आप कोई भी वैल्यू रखिए, पॉजिटिव रखिए या निगेटिव रखिए, e हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अगर e की वैल्यू हम रख देते हैं 2.7, क्या रखते हैं, इसके पावर में 4 रख दीजिए तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 2.7 के पावर में -4 रख दीजिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2.7 टू द पावर 4, यही हो जाएगा ना। फिर भी तो ये पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इसको सॉल्व करने से छोटा वैल्यू निकल कर आएगा, लेकिन लेकिन पॉजिटिव ही तो आएगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? किसी भी वैल्यू का पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम x की कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो मतलब f ऑफ x का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f ऑफ x क्या है, रियल नंबर। सारे के सारे निगेटिव भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं और 0 से बड़ा भी रख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर डोमेन ऑफ g ऑफ x है क्या, पॉजिटिव रियल नंबर ना, नेचुरल लॉग ऑफ x है, 0 तो रख नहीं सकते, 0 से बड़ा वैल्यू रख सकते हैं और नेगेटिव भी नहीं रख सकते। तो क्या सेम है, क्या ये सेम है? इसमें 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, इसमें आ सकता है क्या, नहीं। तो दोनों सेम नहीं है तो क्या हो जाएंगे, नॉट आइडेंटिकल। लिख देंगे हेंस f ऑफ x एंड g ऑफ x आर नॉट आइडेंटिकल। कोई डाउट इसमें? पक्का? चलिए नोट कीजिए। टाइम क्या, बताओ, हो गया? देख रहे हैं हर एक लाइन में कुछ ना कुछ मतलब छुपा हुआ है, समझ में आ रहा है? इसलिए मैथ्स को एकदम डिटेल तरीके से पढ़ा जाता है। इसके पहले तो रट्टा मार कर ही पढ़ते थे ना, कि समझ कर पढ़ते थे? हाँ, समझ के, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। हर एक लाइन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है? जैसे है f ऑफ x, फोर्थ f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और g ऑफ x दे रखा है sin x, ये दे रखा है। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, ध्यान से देखिए। हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, अगर 1 प्लस कॉस एक्स है, क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है, ठीक है। और अगर 1 माइनस कॉस एक्स है, क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि यहाँ पर 2 तो आएगा ही आएगा, स्क्वायर आएगा ही आएगा। यहाँ पर जो भी एंगल है x है तो उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ। तो अगर यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस 2x लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 तो आएगा ही आएगा, साइन स्क्वायर। अब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा? पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एंगल का हाफ हो जाता है तो एंगल का हाफ हो गया यहाँ पर, इसलिए इसको हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? तो यहाँ पर वही पार्ट हम यूज़ करने वाले हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर 2 साइन स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पर क्या है, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर x हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बात तो एक ही है ना, स्क्वायर और अंडर रूट क्या होंगे,
कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, साइन एक्स या मॉड ऑफ साइन एक्स, क्या होना चाहिए, क्यों मॉड ऑफ साइन एक्स होना चाहिए, यहाँ पर साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना ये पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसलिए जब अंडर रूट और ये हम कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा मॉड साइन एक्स होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो एफ ऑफ एक्स को सॉल्व किया, यहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। अब ध्यान से देखिए, x के जगह पर हम जो मन चाहे वो वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। x के जगह पर 30 डिग्री रख सकते हैं, 120 डिग्री रख सकते हैं, 180 डिग्री रख सकते हैं, 1000 डिग्री रख सकते हैं। अगर यहाँ पर रखा तो यहाँ पर भी उसी को रखेंगे, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन सेम है, क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, ठीक है। अब डोमेन बराबर है तो रेंज पे को भी तो चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा, साइन एक्स का हमने अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, हाँ, -1 से 1। साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, -1 हो सकती है, -1 से बड़ी हो सकती है और 1 हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर जो मॉड थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, साइन एक्स है तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैल्यू कर सकती है, -1 से 1, और मॉड के वजह से -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो 0 हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा हो सकता है। क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो मॉड ऑफ 0 0 ही होगी। जैसे इसकी वैल्यू -0.5 हुई, क्या हुई, तो मॉड के वजह से वो फिर से 0.5 हो जाएगा। इसमें निगेटिव आएगा, रेंज में निगेटिव वैल्यूज आएंगे, लेकिन इसमें निगेटिव वैल्यूज आएंगे क्या, इस मॉड के वजह से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या इसका रेंज इसके रेंज के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या ये आइडेंटिकल है, नहीं है आइडेंटिकल। तो हम यहाँ लिख देंगे रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स डजंट इक्वल टू रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हेंस दे आर नॉट आइडेंटिकल, इसलिए वो क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। चलिए नोट कीजिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दे रखा है √x⁻², ये आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तो वैसे का वैसे ही है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √x के पावर में क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x², लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √1, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया √x², लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं, √1 √x², ऐसे लिख सकते हैं ना। और अभी हमने पढ़ा था इसके पिछले क्वेश्चन में 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मॉड ऑफ √sin²x था, तो क्या हो गया था, मॉड ऑफ sin x, तो √x² है, तो क्या हो जाएगा। और क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है, हेंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शंस, कोई चेंजेस ही नहीं है। ये भी तो 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स है, ये भी तो 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स है, यहाँ लिख दीजिए, हेंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शन से, क्या है, आइडेंटिकल फंक्शन से। समझ में आया कि नहीं आया, हर एक स्टेप पक्का। तो यहाँ से होता है ये वाला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस तो होते हैं, लेकिन फंक्शंस के भी कैटेगरीज कई सारे होते हैं, 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ऐसे करके। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 0 नहीं रख सकते ना, या इसमें 0 कैसे रख सकते हैं, 1/0 हो जाएगा, रख सकते हैं क्या,
तो इसमें भी नहीं रख सकते और इसमें भी नहीं रख सकते ना, दोनों में ही नहीं रख सकते। नहीं, यहाँ पर भी तो है 1/mod(x). मतलब इसका जो डोमेन है, इसके डोमेन में 0 है क्या? नहीं, इसके भी डोमेन में 0 नहीं है। अगर इसके डोमेन में 0 होता, इसके डोमेन में नहीं होता, तब तो आइडेंटिकल नहीं होते ना। वो 0 तो उसके भी डोमेन में नहीं है, इसके भी डोमेन में नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए।